भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। 5.5 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठी भारत में आ चुके हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पहली बात तो ये कानून महाघटिया है। डेमोग्राफी कैसे बदली है ये कांग्रेस ने पूरा सर्वे कराया। मुस्लिम्स लगभग 150 लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। संदेश खाली में जो हुआ है ऋषि, 400 साल पहले शाहजहां जो करता था वही काम 21वीं सदी में ये शाहजहां कर रहा है। केजरीवाल को कानून पता है, उनको पता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है। अगर केजरीवाल को लगता है कि वो खुद ईमानदार हैं, उनको एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालना चाहिए, साहब हम चारों लोग ईमानदार हैं, एक काम करो हमारा नार्को टेस्ट कर लो, पॉलीग्राफ कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो। अश्लीलता को कंट्रोल करना है और नशा को कंट्रोल करना है तो आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आपकी बात 400 पार हो। आर्टिकल 20 में बदलाव करना पड़ेगा, वो तभी हो सकता है जब आपकी बात 400 पार होगा। धर्मांतरण रोकने के लिए आर्टिकल 25 में बदलाव करना पड़ेगा, वो तभी हो सकती है जब आपकी लोकसभा में 400 पार हो। ये जो फायदे के कारण जो पूरा बिखराव हो रहा है वो तभी बदलेगा जब आर्टिकल 30 खत्म हो। आर्टिकल 30 खत्म करने के लिए आपको इसके लिए 400 पार चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है। मैं अगर खुलकर कहूं तो जब भी मेरे वीडियो मैं बनाता हूं तो कमेंट्स में एक शख्स का जिक्र बार बार आता है। और जो हमारे ऑडियंस हैं, आप सभी जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, वो अक्सर कहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी से आप बात कीजिए। तो मैं भी, मेरी बातचीत तो होती थी और अक्सर चर्चा होती थी, तो मैं भी इन्हें कहता था कि देखिए हमारी टीम के लोग अक्सर ये कहते हैं। तो मैं कुछ लाइनें, आप जानते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बता देता हूं मैं कि एक ऐसी शख्सियत है अश्विनी जी जिन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 125 से अधिक, जी हाँ 125 से अधिक PIL इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है, और कुल अगर देखें तो 160। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बार चीफ जस्टिस NV रमन जी ने उन्होंने ये कहा था अश्विनी जी को कि आपने इतनी याचिकाएं डाल दी हैं कि एक स्पेशल बेंच बनाना पड़ेगा। और एक कोर्ट में उद्धृत करना चाहूंगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि इनके लिए अलग से मंत्रालय बनाना पड़ेगा। तो ऐसी शख्सियत हैं साथ दोस्तों आज हमारे साथ, और इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकलता है। तो अश्विनी जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपने समय निकाला और बहुत दिनों से इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी और हमारे दर्शकों की भी इच्छा थी, तो आपने समय दिया, आपको धन्यवाद। सबसे पहले नहीं, मैं आपके यहाँ बहुत देर से आया, उसके लिए पहले तो माफी चाहता हूँ। आपका YouTube चैनल मैं खुद भी देखता रहता हूँ, उसमें से कई चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मिलती हैं, मैं खुद भी सीखता हूँ। समयाभाव के कारण हमारी आपकी मुलाकात थोड़ा देर से हो रही है, अदरवाइज तो मैं पहले आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब देखिए, सबसे पहला सवाल, वैसे तो आपसे बातचीत करने के लिए मुझे लगता है कि घंटों निकल जाएं, क्योंकि आपने इतनी याचिकाएं डाली हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूं, आपको PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो इतनी लंबी लिस्ट निकल आई। तो आपकी ही जुबान से ये सुनना चाहता हूं कि कुछ ऐसी PIL जो इतिहास बदल देने वाली है, कुछ उसकी चर्चा किया जाए। देखिए, हमने पुलिस रिफॉर्म पे PIL किया कि पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती, उनके ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं जी, थानों में ठीक से फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो पुलिस रिफॉर्म पे मेरी PIL है। इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी करीब 20 PIL है इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर। उसमें से एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि मैंने एक PIL फाइल किया कि देश में MLA MP कोर्ट बनाया जाए। पूरे देश में MLA MP कोर्ट बनी। 2016 मैंने PIL फाइल किया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में MLA MP कोर्ट बनाओ। एक साल थोड़ा टाइम लग गया सेटअप वटअप होने में। 2018 से वो MLA MP कोर्ट फंक्शनल में आई हैं। 31 दिसंबर 2023 तक 350 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनके मुकदमे 25-30 साल चलते थे और जज उनके मुकदमे को सुनते ही नहीं थे। MLA MP कोर्ट बनी है, उसी के बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सजा हुई जी। MLA MP कोर्ट बनी इसलिए आजम खां अब्दुल्ला आजम को सजा हुई। MLA MP कोर्ट बनी है इसीलिए मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, उसके बेटे अब्दुल्ला अंसारी को सजा हुई। MLA MP कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, MLA MP का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करोगे, इसलिए राहुल गांधी को सजा हुई जी। 350 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। अब
जो माफिया टाइप के लोग हैं 2019 के बाद चुनाव लड़ने में ही नहीं आ रहे, वो लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके खिलाफ 20-30 मुकदमे हैं। अभी उनका मुकदमा 30 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। अगर वो एमएलए एमपी बन गए तो उनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाएगा, 1 साल में डिसाइड हो जाएगा तो उनको सजा हो जाएगी। इसलिए माफिया 2019 के बाद अब चुनाव में नहीं आ रहे हैं। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके खिलाफ सन 2000 में मुकदमा दर्ज हुआ बनारस में। 22 साल तक वो मुकदमा ठंडे बस्ते में रहा, क्योंकि वो न सांसद थे न विधायक थे। 2022 में कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज दिया। जैसे राज्यसभा भेजा, उनका मुकदमा एमएलए कोर्ट में चला गया। अब हर हफ्ते उनकी तारीख पड़ती है। अब बेचारे वो दुखी हो गए हैं, दिल्ली से बनारस जा जाके तारीख पे तारीख उनको वहां जाना पड़ रहा है। साल भर के अंदर भोगने का समय आ गया जो पाप किया। 2019 में 2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि साहब धन्यवाद, मुझे टिकट मिल गया। हमने कहा टिकट कैसे मिल गया? बोले जिनको टिकट पार्टी ने दिया था उन्होंने टिकट वापस कर दिया। हमने कहा उन्होंने वापस क्यों कर दिया? बोले वो पूरी तैयारी कर लिए थे, पार्टी ने टिकट कर दिया था, लेकिन जब वो फॉर्म भरने का टाइम आया, उन्होंने अपने वकील से चर्चा किया। वकील ने बोला तुम्हारे खिलाफ 40 मुकदमे, इसमें 15 में सजा होना तय है। तुम अगर सांसद नहीं बनोगे तो तुम 20-30 साल आराम से रहोगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। सांसद बनोगे तुम्हारा केस एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा। उन 2 लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बोले चुनाव नहीं लड़ेगा, हम केवल जनता की सेवा करेंगे। तो ये एक एमएलए एमपी कोर्ट का है। आर्टिकल 35A के बारे में लोग जानते नहीं थे। आर्टिकल 370 सब जानते थे, 35A नहीं जानते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं जाता। हमने उसको चैलेंज किया, आर्टिकल 370 हमने चैलेंज किया। तो हमारी PIL 3 तरीके की होती है जी। कुछ समाज को जगाने के लिए जी, कुछ सरकार को जगाने के लिए जी, कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए। 3 कैटेगरी की हमारी PIL होती है। जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि हम मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल है जी। हमने PIL किया, सरकार को नोटिस हुआ, सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी, फिर लोकसभा में बिल आया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी। लोगों को पता ही नहीं था कि भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। हमने PIL फाइल किया। उसके बाद जब सर नोटिस जारी हुआ तब पता चला कि डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है। 5.5 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठी भारत में आ चुके हैं। ये तब लोगों ने माना जब हमने PIL फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में हमने कहा कि ये सिचुएशन हो चुकी है जी। तो जुडिशियल रिफॉर्म पे मेरी PIL है, इलेक्शन रिफॉर्म पे है। सबसे ज़्यादा मेरी PIL जो भारत में विदेशी कुरीतियाँ चल रही हैं उनके ऊपर है। क्या है हरीश जी कि जो भारत में कुछ कुरीतियाँ भारत में शुरू हुई मुगलों के समय में जी, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून बना जी। उन कुरीतियों का अपराध घोषित किया गया जी। जैसे सती प्रथा आई, मजबूरी में सती प्रथा आई, कोई खुशी खुशी सती नहीं हो रहा था जी, लेकिन मजबूरी में आई, फिर भी कानून बना जी। छुआछूत यहाँ मुगल काल में आया जी। इसके बावजूद छुआछूत को अपराध घोषित किया गया, SC/ST एक्ट बना, कई सारे कानून बने। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां हैं जैसे 3 तलाक, हलाला, मुता, 4 शादी, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये सब विदेशी कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों को किसी ने छेड़ा ही नहीं। हमने कभी अंग्रेजी कानूनों के ऊपर चर्चा ही नहीं किया। मैं पिछले 20 वर्ष से अंग्रेजी कानूनों को जलाता था तो उतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। फिर हमने उन कानूनों को चैलेंज करना शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि 2014 के पहले कुल 100 अंग्रेजी कानून बदले गए थे, खत्म हुए थे। 2014 से अभी 2024 तक जी 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हुए हैं, खत्म हो चुके हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी कहते भी हैं इसको। तो और उन 1.5 हमने एक पूरी नारा लगा रखा था। एक बार हम बिहार भी गए थे इन्हीं अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ। हम हर साल 8 अगस्त को जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है उस दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाते हैं, खुलेआम जलाते हैं। और मैं खुलेआम कहता हूं कि हमें सबसे पहले पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना है। ये गुलामी की पुलिस खत्म हो, गुलामी के कानून खत्म हो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म हो। तो इसका मतलब ये हुआ अश्विनी जी, अगर बड़े ध्यान से देखें, ऐसे तो लगता है कि ठीक है आप एक लॉयर हैं और जाकर ये कर रहे हैं, जो संविधान में कमियां हैं, जो कानूनी कमियां हैं, संवैधानिक रूप से जो संसद से पारित कमियां हैं, उन कमियों को बदलने के लिए आप भी बड़ी मुहिम चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हरीश जी, मैं पहले इंजीनियर था, वकील में बाद में बना जी। और जापानीज के साथ हमने काम किया, जापानियों के साथ जी। जापानियों का मानना है और अब मैं भी मानता हूं जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर समस्या का समाधान है जी।
हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो इसलिए चल रही हैं कि भारत में गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है। और चूंकि व्यवस्था सब गुलामी की चलती रही, इसके चक्कर हमारे देश में भारत खासतौर पर नेताओं और जजों की जो मानसिकता वो गुलामी वाली हो गई जी। हमने कभी स्व को जगाने की कोशिश नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं कि ये जो व्यवस्था चल रही, क्या इससे अच्छी व्यवस्था कुछ हो सकती है क्या? और फिर हमारी प्राचीन व्यवस्था क्या थी? आखिर हमारी जीडीपी 40% थी तो क्यों थी? हमने कभी सोचा नहीं। अगर दिल्ली में अपराध है, दुबई में अपराध नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर भारत में नशा तस्करी हो रही है बड़े पैमाने पर, अभी नोएडा में कुछ दिन पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी के 9 छात्र पकड़े गए, सोचिए, वो ड्रग सप्लाई कर रहे थे। तो सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं है? हमने ऐसे कभी कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया। मेरा ये मानना है भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के, यानी पुलिस व्यवस्था बदल के, प्रशासनिक व्यवस्था बदल के, न्यायिक व्यवस्था बदल के ये हो सकता है। और आजकल अब मैं जस्टिस विद इन ईयर पे काम कर रहा हूँ। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब सबको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे में एफआईआर हो, 1 महीने में जांच पूरी हो और 1 साल में मुकदमे का फैसला हो। इसी को हमने टारगेट लगा रखा है। तो एक बात बताइए, आप कानून की इतनी बात कह रहे हैं, बारीकियां समझा रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तो कानून बना करके एक तरीके से गैर कानूनी काम किया गया, जो मैं समझ पा रहा हूं। और लोग इस आप ही हैं इसके मुखर तौर पर आपने याचिका डाली है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है साथ में कि जब काशी और मथुरा, इन 2 मामलों को अदालत ने ही इसकी परिधि से बाहर कर दिया है, तो फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है? दोनों बातें नहीं। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो ये कानून महाघटिया है। हमने 25 से ज्यादा कानून चैलेंज किए हैं जी। जब हम कानून चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको ये उसमें स्टैब्लिश करना होता है जी कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है जी। जनरली हमें इसके पहले तक जो ग्राउंड मिलते हैं वो 7 ग्राउंड 8 ग्राउंड मिलते हैं जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने में हमको 25 ग्राउंड मिले, सबसे ज्यादा ग्राउंड मिले। सबसे महाघटिया कानून, मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा रहा है। अरे आप राइट टू जस्टिस छीन रहे हो। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते किसी को। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू जस्टिस नहीं छीन सकते। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू इक्वलिटी नहीं छीन सकते। संविधान, ये संविधान किस लिए बना हुआ है? भारत के लोगों के लिए बना है। संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, भारत की परंपरा मजबूत करो। आप कानून बना के मुगलों की परंपरा को मजबूत कर रहे हो। भाई जो हमारे, आपने कहा कि ठीक है काशी और मथुरा, केवल काशी मथुरा नहीं है, जौनपुर में अटाला भी है, मध्य प्रदेश में भोजशाला भी है, गुजरात में भद्रकाली भी है जी, आपके बंगाल में अदीना भी है। ऐसे और प्रमुख मंदिर हैं जहां पे अवैध निर्माण हो रखा है, जहां केवल ढांचे को बदला गया, कुछ नहीं बदला गया। वो इतने निकम्मे थे, उनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दीवार भी नहीं तोड़ी, सब कुछ वही रखा है, केवल ऊपर का ढांचा बदल दिया। और कुछ में तो ढांचा भी नहीं बदला, केवल थोड़ा बहुत उसमें निकाल के और बस उसको जस्ट टैपिंग कर दिया, इतना किया है। मैं तो कहता हूं जितने भी विवाद हैं, और मैं काशी मथुरा के अलावा मैं भद्रकाली जा चुका हूं, भोजशाला जा चुका हूं, अटाला जा चुका हूं, ये जितने विवादित स्थान है मैं इनको जाके पर्सनली देखा जी। एक बार जज जाके देख ले, अपने बच्चों को ले जाएं और अपना आप नहीं, अपने बच्चों से पूछ लें, अपनी पत्नी से पूछ लें, अपने बच्चों से पूछ लें कि ये मंदिर है कि मस्जिद। जज के परिवार के लोग अपने आप बता देंगे, छोटा बच्चा भी बता देगा पापा ये तो मंदिर है, साफ साफ वहां, मतलब सबूत अपने आप बोल रहे हैं। तो जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके इतना बड़ा अधिकार इस देश की बहुसंख्यक आबादी से छीन लिया, आप लड़ रहे हैं, इस पर अभी भी चल रहा है कोर्ट में केस। और आप देखिए कर्नाटक में वैसा ही कानून क्या नहीं लाया गया कि हिंदुओं पर, मंदिरों पर 5 से 10% टैक्स, मतलब कितना संवैधानिक है ये। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है जी। किसी एक भी देश में जो इस्लामिक कंट्री है वहां कोई मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 85 क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री हैं, किसी एक भी 85 उन देशों में कोई एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। इवन क्रिश्चियन कंट्रीज में तो जो चर्च के पादरी जो कहते हैं वहां की सरकारें उसके अनुसार कानून बनाती हैं। इस्लामिक कंट्री में जो मौलवी जो कहते हैं मस्जिद के, सरकारें उसके अनुसार कानून बनाती हैं। कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां
मज़ार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और 1 लाख के आसपास मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मठ मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है। मठ मंदिर में जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उनको नौकर बना के रखा हुआ है। इसका डबल नुकसान हो रहा है। सरकारों के पास माइनॉरिटी स्कीम चलाने का पैसा नहीं है, उनके पास वजीफा देने का पैसा नहीं है, तो मंदिर का पैसा उठा रही हैं, उधर बांट रही हैं, मौलवी को जाके सैलरी दे रही हैं, पादरी को सैलरी दे रही हैं। डबल नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने इस कानून को चैलेंज किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अगर मतलब वकील से परे एक राजनेता के रूप में समझे तो क्यों ऐसा कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस को लगता है कि हिंदू कभी एक हो नहीं सकते और मुस्लिम हमेशा एक होके एक मुश्त तोड़ देते हैं, और वो कांग्रेस एक तरीके से अपनी अंतिम फाइट लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम 2024 में गायब हो गए जी तो शायद अब वो खत्म हो जाएगी, अब उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो एक अलायंस बना रखा है, इंडिया अलायंस, भिंडी अलायंस जो भी है जी, वो करके, और अब वो उनका ले दे के फोकस ये है, क्योंकि मुस्लिम्स लगभग 150 लोकसभा क्षेत्रों में एक निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। कहीं वो 8% है, कहीं 10% है, कहीं 15 है, कुछ लोकसभा में 30% है, कुछ लोकसभा में 40%, ऐसी 180 के आसपास हो चुकी है टोटल लोकसभा जी। डेमोग्राफी कैसे बदली है ये कांग्रेस ने पूरा सर्वे कराया। फिर कांग्रेस को ये पता चला कि 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट में बहुत अंतर आ गया है। 1900 जनगणना 10-10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर इलेक्शन के पहले अपडेट होती है जी। कांग्रेस के लोगों के पास दिमाग की कमी तो है नहीं, उन्होंने पूरा सर्वे कराया कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जरा उसकी देखो 20-25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट में क्या उसको कंपेयर करके देखो। उन्होंने देखा कि बहुत बड़े मात्रा में 180 के आसपास, जो मुझे पता चला है कि कांग्रेस के लोगों ने बताया कि साहब 180 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 10 से ऊपर हो चुके हैं। अब उनको लगता है जो हार जीत होती है वो तो 1% चुनाव से होती है। कांग्रेस का ये भी मानना है कि दलित बनाम संवर्ण करके इनको लड़ाते रहो, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते रहो, ब्राह्मण बनाम यादव करते रहो, ये सब कहानी करते रहो तो हिंदू तो बटे रहेंगे। तो उधर हमको वोट मिल गया 20%, जीतने के लिए, लोकसभा जीतने के लिए 35% के आसपास वोट चाहिए होता है, तो उनको लगता है 10-15%, 20% मुस्लिम्स का एक मुश्त वोट मिल जाएगा, हिंदुओं वाला में 15-20% वोट मिल जाएगा। ऐसे करके हम अपना काम आगे बढ़ा लेंगे। ये उनकी पूरी सोच है। इसी के अंतर्गत ये पूरा यहाँ से कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसा दान कर रहे हैं जी। अब एक सवाल अश्विनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मतलब जब भी देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो अगर इसके कानूनी पहलू की बात आती है तो फिर आपका ही चेहरा उभरता है, क्योंकि आपने जितना पुख्ता तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और मैंने देखा अभी सोशल मीडिया में कि आप पुष्कर धामी जी से भी मिलकर आए हैं, और उत्तराखंड ने तो एक तरीके से इतिहास रचा है, पहला राज्य बन गया है। तो दो पक्ष है, एक तो राजनीतिक रूप से जो संवैधानिक रूप से काम हो रहा है, और एक जुडिशरी के लिहाज से। तो अब उस याचिका की कितनी प्रासंगिकता है? 2015 में मैंने PIL फाइल किया पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जी, और 2024 आ गया, तो 9 साल से मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ जी। बहुत सारे सेमिनार भी हमने किए जी। इनफैक्ट पिछले साल मैं 115 जिलों में गया था टोटल, और अभी भी हर सैटरडे संडे ऐसे ही चलता रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मिथ बहुत सारा है। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है तो धीरे धीरे लोगों को वो कम से कम जो कहानी है, जो उनको मन में शंकाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगे जी। उदाहरण के लिए एक बार मैं कहीं सेमिनार में गया था, तो हमने कहा भाई ओपन सेशन रखो, सब लोग सवाल पूछो। एक ने हाथ उठाया, साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू हो सकता है, हमारा आपका तो भोजन अलग अलग है। हमने कहा भैया ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अरे साहब आप अलग कपड़ा पहनते हो, हम अलग कपड़ा पहनते हो, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड थोड़ी है, आपके त्यौहार अलग हैं, हमारे त्यौहार अलग हैं। अरे उनका यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड थोड़ी है यार, आपकी भाषा अलग है जी, हमारी भाषा अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म ये रिलीजन कोड भी नहीं है, आपके कस्टम अलग है, हमारे कस्टम अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। जब सब मैंने कहा ये नहीं है तो बोला फिर है क्या ये? अरे हमने कहा शादी विवाह की, तुम्हारी बेटी की शादी की उम्र हमारी बेटी की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। तुम्हारी बेटी का अगर डिवोर्स होगा, मेरी बेटी का डिवोर्स होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा जी। हमारी बेटी को मेंटेनेंस तो मिलता ही है, तुम्हारी बेटी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तुम्हारी बेटी को मेंटेनेंस मिलेगा। हमारी बेटी को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार है, तुम्हारी बेटी को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं, भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा।
हमारी बेटी को विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत का एक समान अधिकार है। तुम्हारी बेटी को वसीयत का एक समान अधिकार नहीं, विरासत का एक समान अधिकार नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिया, हमने कहा अकेले आए, बोले नहीं हमारी मैडम भी आई है। हमने कहा देखो हमारी पत्नी को प्रॉपर्टी का वही राइट है जो हमें राइट है। हमें और हमारी पत्नी के प्रॉपर्टी राइट में कोई एक समान है, विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्रॉपर्टी का राइट है, मैडम को कम है, पत्नी को कम है। तो आप चाहते हो कि दोनों को बराबर हो कि आपको ज्यादा मिले? बोले नहीं, हम तो चाहते हैं जितना हमको अधिकार है हमारी पत्नी को मिल जाए। तो हमने कहा फिर काहे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड घबरा रहे हो? अरे एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। हमने एक ही करना चाहते, दूसरा इरादा हंसने लगा। हमने कहा फिर एक एक करो ना, काहे लिए? भाई यूसीसी आएगा, एक पति एक पत्नी सब पे लागू हो जाएगी। यूसीसी आएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान हो जाएगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। ये जो विदेशी कुरीतियां उनको काहे ढो रहे हो? 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस तलाक़, हसन तलाक़, बाइन तलाक़, किनाया, काहे ढो रहे हो? ये सब हमने कहा भारत में शुरू हुआ कि विदेश में आया? बोले नहीं, ये तो विदेश में होता था। हमने कहा तुम भारत में रहते हो तो काहे विदेशी कुरीति लेकर घूम रहे हो? छोड़ो विदेशी, भारत के हिसाब से रहो। बिल्कुल सच्चाई ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं। आए या ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू कोड बिल चूंकि आजादी के बाद बना तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में बना, वहां इक्वलिटी का ध्यान दिया गया। चूंकि पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बना जी, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बना, शरीयत एक्ट 1937 में बना, वो संविधान से पहले बने, अंग्रेजों ने बनाया। तो उस समय उन्होंने इक्वलिटी का ध्यान नहीं रखा, इसलिए माता पिता को एक समान अधिकार नहीं है, पति पत्नी को एक समान अधिकार नहीं है, भाई बहन को एक समान अधिकार नहीं है। पूरे वो तरीके से वो मेल डोमिनेटेड है, पूरी तरीके से पुरुषों के पक्ष में है। ये जो पर्सनल लॉ है ना, शरीयत एक्ट या पारसी मैरिज एक्ट, ये सारे पुरुषों के पक्ष में है। यूसीसी आ जाएगा तो सबसे अच्छी बात ये होगी, विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाएगा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पता चला बच्चा नहीं हुआ, अब गोद नहीं ले सकते, तो उनको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, लेकिन प्रॉपर्टी अपने दामाद को नहीं दे सकते, तो यूसीसी आएगा तो ये अधिकार अपने दामाद को प्रॉपर्टी दे देंगे। अभी पता चला नाती पोते हैं लेकिन उनको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते जब तक अपना बायोलॉजिकल सन ना हो। तो इस तरह की जो कुरीतियां खत्म होंगी, इसलिए मैं कहता हूँ यूसीसी सबसे ज्यादा फायदेमंद मुस्लिम्स के लिए है। उसके बाद थोड़ा क्रिश्चियन के लिए भी फायदेमंद है। क्रिश्चियन का अगर मान लीजिए डिवोर्स होना है, उनको 2 साल वेट करना पड़ता है, उनका कूलिंग पीरियड 2 साल का है। जबकि हिंदू में अगर डिवोर्स होना है तो कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, तो उनको 6 महीने हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा है, जल्दी फैसला हो जाएगा। पारसियों को थोड़ा फायदा ये है कि अगर पारसी गैर पारसी से शादी करती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। अच्छा, तो कम से कम यूसीसी आएगा तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म नहीं होगा, प्रॉपर्टी राइट बना रहेगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सीए को लेकर एकदम भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई, वही भ्रम की स्थिति यूनिफॉर्म सिविल कोड में एग्जैक्टली जो अपने रिलीजियस बिलीफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमाज वैसे ही होगी, अजान वैसी होगी, गुरुद्वारे में पूजा वैसी होगी, चर्च में प्रेयर वैसी होगी, मंदिर में घंटा वैसे ही बजेगा, आरती वैसी ही होगी, 7 फेरे वैसे होगी, सब कुछ एज इट इज होता रहेगा। तो फिर एक सवाल आपसे उठता है मन में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आपने तो खैर याचिका ही डाली है, भाजपा का ये है ही मैनिफेस्टो में, संविधान भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कई बार बता चुका है, तो फिर ये सरकार टुकड़ों में क्यों कर रही है कि उत्तराखंड फिर असम एक साथ सरकार क्यों नहीं कर दे रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सरकार विपक्षी पार्टियों को एक्सपोज कर रही है। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है विपक्षी पार्टियों को एक्सपोज कर रही है जी। एक बार में करेंगे तो एक ही बार विरोध होगा, तो एक ही बार एक्सपोज होंगे जी। ऐसे क्या होगा, पहले उत्तराखंड में करेंगे, उत्तराखंड में विरोध होगा, एक्सपोज होंगे, फिर असम में करेंगे, फिर वो विरोध करेंगे, फिर एक्सपोज होंगे, फिर यूपी में करेंगे, फिर वो विरोध करेंगे, फिर भी एक्सपोज होंगे। तो जो वो 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन में अंदर एक्सपोज हो जाते, उनका एक्सपोजर कंटिन्यू चलता रहेगा। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो 2024 या 2025 में पूरे देश में यूसीसी आ जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब विकास के लिए ज्यादा कुछ बचा है। हाईवे खूब बन चुके हैं, एयरपोर्ट बन चुके हैं, जनधन खाते खुल चुके हैं, रेलवे लाइन तो बिछ रही है। पीएम ने लगता है इसीलिए कहा कि अब बड़े फैसले, मुझे ऐसे लगता है जो संवैधानिक मामले हैं उन पे शायद ये टेन्योर उसी के लिए रहेगा। तो एक बात बताइए कि जैसे उत्तराखंड में ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू किया गया, उत्तराखंड में कई समस्याएं अचानक से दिखने लगी है। मतलब अभी आपने देखा दंगे की स्थिति भी बनी, तो
कुछ लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी काफी बदल गया है, तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे आप इसका समाधान देखते हैं? देवभूमि है उत्तराखंड। इस समय भारत में डेमोग्राफी के मामले में जो सबसे मेन टारगेट पे है वो हिमाचल और उत्तराखंड है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि एक तो गांव थोड़ा दूर दूर है, जंगल वन विभाग खूब है, दूर दूर तक वन फैला हुआ है जी। उसमें जाना, वहां जाके बस जाना कोई समझ किसी को पकड़ में आता नहीं है। उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे हैं, मुंबई या दिल्ली या ऐसे शहरों में आ गए हैं जी। उनकी जमीनों पे जाके रहना, उनके बगीचे में जाके रहना, उनके आसपास जाके रहना बड़ा आसान हो गया है। बहुत प्लान्ड वे में उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है जी, हिमाचल बॉर्डर स्टेट है जी। 9 राज्यों में डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है जी। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जिलों के हिसाब से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बड़े प्लान्ड वे में असम के बॉर्डर से बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर से जी। उनको यहाँ पे पहुँचाया जाता है। पहले वो झुग्गी बनाते हैं, झुग्गी बनाने के बाद वो 2000 रुपये दे के किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनवा लेते हैं जी। फिर वो किसी लेखपाल पटवारी को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लेते हैं जी। फिर वो किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जी। फिर वो किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4000 रुपये में जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, कोई इलेक्शन आता है, हर इलेक्शन के पहले वोटर आईडी अपडेट होती है, बस उसमें वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। और उसके बाद जो हल्द्वानी में जो खेल हुआ जी, उसके बाद ये रामनगर में जो रहमत नगर, एक नई पूरी कॉलोनी बन गई रहमत नगर, 4000 वोटर बन चुके वहां पे रहमत नगर में, 10,000 लोग आके वहां रह रहे हैं, 1,500 एकड़ जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। जो वहां का प्रधान है वो भी उन्हीं का बन गया है, तो प्रधान भी उनका बन गया पूरा। अच्छा, बिजली विभाग वालों ने पैसे लेके वहां बिजली कनेक्शन दे दिया, सड़क वालों ने पैसे ले लेके वहां सड़क बिछा दिया, पूरा डेवलप हो गया। और सरकार को पता नहीं चला, बैंक में खाता खुलवा लिया और सेंट्रल की योजनाएं जा उनके खाते में जा रही हैं। केंद्र सरकार की जो गरीबों के लिए योजनाएं बहुत सारी होती वो जा रही हैं। चूंकि वो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं तो माइनॉरिटी स्कीम जो है वो भी उनको जा रही है, राज्य वाली स्कीम जा रही है। और ये सारा खेल हुआ था हरीश रावत के समय, मैं नाम लेके कह रहा हूं। बहुत बड़ी उत्तराखंड के साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया हरीश रावत ने यही काम किया, जो जानते हुए कि घुसपैठिए आ रहे हैं वो हमको बसने दिया, कोई विरोध नहीं किया। अब समय आ गया है घुसपैठियों और उनकी मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून। केवल घुसपैठियों को प्रॉपर्टी जब्त कर कोई फायदा नहीं, उनके मददगारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। घुसपैठियों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप सिटीजनशिप खत्म नहीं करेंगे तब तक वो नहीं कहते भय बिन होए न प्रीत, सठे साठे समाज चले, तो वो जाएगा नहीं। और इनको 10 से 20 साल के लिए जेल में डालना पड़ेगा। जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली है इसके लिए हरीश रावत की सरकार तो जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। कैसे? अरे कितने लंबे समय वहां मुकदमा चला और फिर वो जाकर हाई कोर्ट ने कहा खाली कराओ, और खाली कराने के बाद वो लोग अपील में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई काम करो, कहां जाएंगे, ठंडी लग रही है। अरे आप तो एक तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हो। इतने लंबे मुकदमे के बाद अगर फैसला हुआ है उसके बाद कह रहे हो कि इनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करो, इनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था करो, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कर रहा है कि भाई ठीक है झुग्गी बन गई है, अब इनको मकान बना के दो। निकालने की बात नहीं कर रहा है, घुसपैठियों को निकालने की बजाय भाई इनको आइडेंटिफाई करो, इनको डिटेक्ट करो, ये हैं कहाँ के रहने वाले, इनको जहाँ के उनको उठा के फेंको। इनको सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था, वो कहने के बजाय इनको मकान बना के दो। तो सुप्रीम कोर्ट भी, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है। बहुत घुसपैठी इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये पूरा सिस्टम, मतलब एक आध पार्टी है जो विरोध कर रही है, बाकी सारे लोग तो उनके साथ खड़े हो गए। यही तो वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, या कश्मीर फाइल्स में भी ये शब्द डायलॉग आए थे कि भैया सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम तो हमारा है। कांग्रेस और सहयोगी दल बहुत कैलकुलेट करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था तो उस समय मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या। 5 करोड़ का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी ऑस्ट्रेलिया के 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, यानी कनाडा का 1.25 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और
आप किसी भी घुसपैठियों की बस्ती में चले जाइए, दिल्ली में महिपालपुर चले जाइए, मजनू का टीला चले जाइए, चाहे वो जो पश्चिम दिल्ली वाला एरिया कहीं जाके देख लीजिए, गाजियाबाद, नोएडा, कहीं इनकी बस्ती में देख लीजिए, एक एक घुसपैठियों के 12-12 बच्चे, 14-14 बच्चे, हर साल एक बच्चा ये पैदा करते हैं। तो अश्विनी जी, ये तो पता चल जा रहा है कि भाई उत्तराखंड में ये सब हुआ, लेकिन देश के जो बाकी सीमावर्ती इलाके हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, अब जैसे संदेश खाली ले लीजिए, अब वहां इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो फिर इसका समाधान क्या है? वहां तो मतलब एक साम्राज्य बना लिया है। संदेश खाली में जो हुआ है हरीश जी, इसका इतिहास देखिए जी। 400 साल पहले शाहजहां जो करता था, 400 साल पहले जो शाहजहां था 17वीं शताब्दी में जी, उसके गुर्गे शाम को निकलते थे, देखते थे जिस घर में सुंदर बेटी मिल जाए, सुंदर शादीशुदा महिला मिल जाए, वो उठा लाते थे, रात भर शाहजहां अपने पास रखता था, सुबह छोड़ता था। वही काम 21वीं सदी में ये शाहजहां कर रहा है, जिसको शाहजहां शेख आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल वही काम कर रहा है। आप जरा एक बार सोचिए कि जिसके घर में शाहजहां के गुर्गे आते होंगे और पति के सामने पत्नी को ले जाते होंगे, और पति की इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ कर पाए, उनसे लड़ सके, उनको मार सके, पति के पास केवल एक ही रास्ता है, रात भर बैठे इंतजार करे कि मेरी पत्नी सुबह सब आ जाए, बस। आप कल्पना करिए कि जिस परिवार की बेटी जा रही है, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके भाभी रात भर बैठ के केवल रोते होंगे, इंतजार करते होंगे कि सुबह 5 बज जाए, हमारी बहन आ जाए, हमारी बेटी आ जाए। ये हालत हो रखी है पूरे शहर की, माने पूरे कस्बे की, पूरे कस्बे की हालत कह रखा है। इसलिए, और उसका मूल कारण ये है कि संविधान में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था जो राज्यों के अधीन है। मैं कई बार कह चुका हूं, वन नेशन वन पुलिस कोड की जरूरत है, पुलिस चार्टर की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, और संविधान में संशोधन की जरूरत है। ये जो स्टेट लिस्ट में है पुलिस, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की जरूरत है। कॉन्करेंट का मतलब जो लिस्ट 3 समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, उसमें आ जाएगा, तो केंद्र के पास ये अधिकार होगा कि वो एक पुलिस कानून बना सके। केंद्र के पास ये भी अधिकार होगा कि जैसे ही राज्य सरकार की पुलिस नाकाम होगी, फेल हो जाएगी, तत्काल वो सीआरपीएफ भेज सकते हैं, आईडीपी अपना आईटीबीपी भेज सकते हैं, जो और जो सेंट्रल फोर्सेस उनको भेज सकते हैं जी। चूंकि संविधान में पुलिस उनके पास है, राज्यों के पास, कानून व्यवस्था उनके पास, तो केंद्र के पास केवल इतना है कि आर्टिकल 355 में वहां से रिपोर्ट मांग ले और आर्टिकल 356 में बर्खास्त कर दे, लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है और पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होगा? संविधान संशोधन के जरिए पुलिस को जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको कॉन्करेंट में लाने के लिए आपको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए जी। और राज्यों से 50% विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट करना चाहे तो पहले तो देश में जितनी विधानसभा है उसमें से 50% विधानसभा ये प्रस्ताव मंजूर करे जी। लोकसभा से 2/3 से पास हो, राज्यसभा से 2/3 पास हो, तो मतलब बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको 2/3, और लोकसभा राज्यसभा अगर दोनों में अलग अलग ना हो तो कम से कम ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, उसमें आपका 2/3 तब जाके पूरा होगा। तो ये जो 400 वाले नारे मतलब पीएम ने तो कह दिया, लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन आप भी लगा रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले से आपने लगाना शुरू किया है, तो इसके पीछे कोई कानूनी राज है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्यों लगाया है ये तो प्रधानमंत्री जी जाने जी, लेकिन हमने पिछले साल जनवरी में पहली बार बोला था कि 400 पार होना चाहिए। पिछले साल जनवरी में बोला, यानी 1 साल पहले। हाँ, हम पिछले साल 115 जिलों में गए थे, उसमें हर जिले में हम ये बोल के आए थे कि 400 पार होना चाहिए जी। क्यों हमने बोला था? भारत के संविधान में पहले भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र था। ऐसे 22 चित्र थे जी। अभी भी है? अब नहीं है। क्यों? अब नहीं है। ये मूल संविधान की प्रति है उसमें तो उसमें है, लेकिन बाद में नेहरू ने उसको निकलवा दिया, वो पब्लिश नहीं होते। अब निकलवा दिया है, अब उनको दोबारा जोड़ने के लिए जी। आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। इसलिए अगर राज्यसभा में थोड़ा कम पड़ रहा हो, जो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि राज्यसभा में टोटल 115 के आसपास सीटें बन रही हैं राष्ट्रपति कोटे वाली सब मिला के, तो आपको लोकसभा में 400 सीट चाहिए, जिससे कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाओ लोकसभा राज्यसभा का, वहां 2/3 से पास कर सको। तो जितने चित्र थे, अब आप
चित्र जोड़ना क्यों जरूरी, इसको समझिए आप जी। संविधान में जब राम का चित्र होगा तो स्कूलों में रामायण पढ़ाने में कोई विरोध नहीं कर पाएगा। संविधान में जैसे भगवान कृष्ण का चित्र था वापस आ जाएगा, स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने में कोई विरोध नहीं कर पाएगा। संविधान में जब हनुमान जी का चित्र आ जाएगा तो सुबह की प्रार्थना हनुमान चालीसा कराने में कोई विरोध नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई बीच में नहीं आएगा। संविधान में जब आप भगवान बुद्ध को पढ़ाएंगे, भगवान महावीर को पढ़ाएंगे, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ाएंगे, तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी। सब ये चित्र कैसे इंपॉर्टेंट, और चित्र भी बाकायदा मीनिंगफुल थे। जैसे इसमें चैप्टर 15 है इलेक्शन से रिलेटेड जी, तो चैप्टर 15 में संविधान निर्माताओं ने छत्रपति शिवाजी का फोटो रखा और गुरु गोविंद सिंह का फोटो रखा जी। पर्पज क्या था कि जब आप इलेक्शन में वोट देने जाओ तो दो महापुरुषों को याद करो, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करो, गुरु गोविंद सिंह को याद करो, और उस पार्टी को वोट दो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार कर रही हो, गुरु गोविंद सिंह के सपने को साकार कर रही हो वोट देते समय। बिल्कुल। तो इसलिए कह रहा हूं, अब पिताजी ने यानी नेहरू जी ने ये सारे चित्र हटवाए जी। बेटी ने इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन कर दिया, उसमें सेकुलर डाल दिया। अब सेकुलर निकालने के लिए आपको 2/3 लोकसभा चाहिए, 2/3 राज्यसभा चाहिए। चूंकि राज्यसभा में 2/3 से कम नहीं हो पा रहा है तो आपको ज्वाइंट सेशन में 2/3 चाहिए। वो तभी होगा जब आपकी बार 400 पार होगा। ऐसे ही आर्टिकल 19 जो लोगों को व्यापार का अधिकार देता है, उस व्यापार के अधिकार के नाम पे लोग फूहड़ फिल्में बना रहे हैं, फूहड़ सीरियल बना रहे हैं जी। हमारी यंग जनरेशन नशा और अश्लीलता में बर्बाद हो रही है जी। अश्लीलता को कंट्रोल करना है और नशा को कंट्रोल करना है जी। तो आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के शुरुआत में लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जिससे लोगों का तन खराब हो, लोगों का मन खराब हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग हुक्का बार खोल देते हैं, डांस बार खोल देते हैं, बियर बार खोल देते हैं ना अपने राइट टू बिजनेस के नाम पे जी, वो कंट्रोल तभी होगा जब आर्टिकल 19 बदलेगा। और आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए आपको 2/3 लोकसभा राज्यसभा में चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आपकी बार 400 पार हो। तो इसका मतलब है कि 400 पार का जो असली राज है वो आप बता रहे हैं। अब ये तो लोगों के ऊपर है कि एक तो होता है कि चलो और बड़ी विजय, लेकिन उस बड़ी विजय के पीछे का रहस्य क्या है वो अश्विनी जी खोल रहे हैं। दरअसल इस समय 5 करोड़ मुकदमे के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है जी। मुकदमे बढ़ इसलिए रहे हैं कि झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठी गवाही हो रही, झूठी शिकायत हो रही है। लोगों को सच जानने के लिए नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, पॉलीग्राफ नहीं कर सकते, ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल 20 में वो उसका विरोध है जी। अब अगर आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, आपको झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना। जैसे भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। झूठ को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना गया है, ठीक है। झूठ बोलना अपराध नहीं है। एक सवाल उभर रहा, आप बोलिए फिर मैं तो झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाया जाए। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बने। झूठ पकड़ने के लिए लोगों का नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। वो करने के लिए आर्टिकल 20 में बदलाव करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आपकी बार 400 पार होगा। आपका सवाल क्या था, पूछिए। मैं देखिए झूठ बोलने पे, अब चूंकि आपने काम किया है अरविंद केजरीवाल दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति के साथ, और झूठ बोलने में मतलब इतना रिकॉर्ड, मैंने तो 70 झूठ के अलग अलग वीडियो बनाए। लेकिन मैं फिर भी जो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि कल उन्होंने 7वीं बार माफी मांगी। झूठे आरोप लगाते हैं और माफी मांगती है, और उसके बाद आज उसका यही कारण है क्योंकि केजरीवाल को कानून पता है। उनको पता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ से मुकरना भी पाप नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठ बोल के पीछे हट जाना भी अपराध नहीं है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा नहीं, इसलिए झूठ बोलो और पकड़े जाओ तो माफी मांग लो, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, आर्टिकल 20 में बदलाव हो जाएगा, केजरीवाल फिर झूठ नहीं बोलेंगे। मजबूरी में मतलब लोगों को ईमानदार बनाने का 2 तरीका है। आपकी शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो कि लोग बहुत संस्कारी हो, लोग ईमानदार हो, मेहनती हो। दंड व्यवस्था ऐसी कठोर हो कि चाह के भी झूठ न बोल पाए। तो आर्टिकल 20 में जब बदलाव हो जाएगा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, तो लोग मजबूरी में ईमानदार बने। जैसे हेलमेट लोग मजबूरी में लगाते हैं, बहुत सारे लोग सीट बेल्ट मजबूरी में लगाते हैं क्योंकि भय है कानून। वैसे लोग ईमानदार बन जाएंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे जब ये भय हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। तो नहीं, अभी मैं कुछ पॉइंट और बताइए। आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। देखिए,
भारत में मुगलों ने यहाँ पे मदरसा शिक्षा व्यवस्था इस्टेब्लिश किया, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों ने यहाँ पे मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल खोले, वो भी भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 21A को बदला जाए, भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इस्टेब्लिश हो, वैदिक शिक्षा व्यवस्था इस्टेब्लिश हो, सबको एक समान शिक्षा मिले, मंत्री संतरे की बच्चे की एक किताब हो, गुजरात हो या बंगाल, मेरठ, पंजाब हो या हरियाणा, सबके बच्चों का सिलेबस करिकुलम एक समान हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। उसके लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा और यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने के लिए आर्टिकल 21A बदलना पड़ेगा। और 21A बदलने के लिए आपकी बात 400 पार चाहिए। इसी तरीके से ये जो मिशनरियाँ कन्वर्जन कराती हैं साम दाम दंड भेद के द्वारा, बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, वो आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट, उस प्रोपोगेट शब्द की आड़ में करा रहे हैं जी। अब अगर आपको धर्मांतरण बंद करना, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी डेमोग्राफी में जो बदल रही है, उसमें तीन ही कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। धर्मांतरण रोकने के लिए आर्टिकल 25 में बदलाव करना पड़ेगा, प्रोपोगेट शब्द को निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। वो तभी हो सकती है जब आपकी लोकसभा में 400 पार हो। इसी तरीके से ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का पूरा खेल चल रहा है, माइनॉरिटी स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, इसका बड़ा जो खतरा ये है माइनॉरिटी स्कीम का कि झुग्गी में सब लोग एक गरीब रहते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में मुस्लिम रहता है, उसको 1000 रुपये वजीफा मिलता है। झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन रहता है, उसको 1000 रुपये वजीफा मिलता है माइनॉरिटी के कारण। झुग्गी नंबर 3 में जो हिंदू रहता है, उसको माइनॉरिटी, वो हिंदू है इसलिए उसको 1000 रुपये नहीं मिलता। तो उस 1000 रुपये की लालच में, झुग्गी में तो गरीब ही रहते हैं, वो गरीब हिंदू क्या करता है, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है जी, जिससे उसको 1000 रुपये मिले। और जब एक क्रिश्चियन लिखवा देता है तो क्रॉस पहन लेता है, चर्च में जाना शुरू कर देता है, घर की मूर्तियां हटा देता है। तो इस आर्टिकल 30 के कारण जो माइनॉरिटी स्कीम चल रही, उससे भारत में कन्वर्जन हो रहा है। आप 1992 के पहले आपने कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं सुना होगा, नहीं। अब हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बौद्ध बनने पे आपको 1000 रुपये मिलेंगे, बौद्ध बनने पे स्कूल खोलना आसान है, बौद्ध बोलने पे फैक्ट्री लगाना आसान है, बौद्ध माइनॉरिटी में आ चुके हैं जी। तो ये जो फायदे के कारण जो पूरा बिखराव हो रहा है, बदल रहा है, वो तभी बदलेगा जब आर्टिकल 30 खत्म हो। आर्टिकल 30 खत्म करने के लिए आपको इसके लिए 400 पार चाहिए। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटी है जी। फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है कि आपको क्या क्या करना है, देश की एकता, देश को आप गाली नहीं दे सकते, गद्दारी नहीं कर सकते, ऐसे सब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन कोई कानूनी माने बाध्यता दंड नहीं है। हाँ, आप मौलिक अधिकार, अगर आपका फंडामेंटल राइट पूरा नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी आप न भी मानो तो न कोर्ट कुछ कर पाएगी न सरकार कुछ कर पाएगी, क्योंकि वो ऑफेंस नहीं है। इसलिए हम आर्टिकल 51A में ऑफेंस डाला जाए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेगा उसको दंड मिलेगा। उसके लिए बदलना पड़ेगा, उसके लिए अब की बार 400 पार चाहिए। इसी तरीके से वन नेशन वन टैक्स लागू करने के लिए 400 पार चाहिए। जो ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है जी, इसको बदलने के लिए आर्टिकल 312 बदलना पड़ेगा। उसके लिए भी आपकी बार 400 पार चाहिए जी। और शेड्यूल 7 में जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है, पुलिस जो स्टेट सब्जेक्ट बना है, उसको कॉन्करेंट में लाने के लिए भी आपकी बार 400 पार चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत में समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण करने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए, डेमोग्राफी जो बदल रही है इसको बचाने के लिए संविधान में 10 संशोधन करना पड़ेगा। और ये 10 संशोधन तभी हो सकता है जब आपकी बार 400 पार हो। 400 पार होगा। आपने 400 पार को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया, अब लोगों के दिमाग में ये क्लैरिटी होगी कि 400 पार सिर्फ नारा नहीं है या एक बड़ी जीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। मैं तो बार बार कहता हूँ हरीश जी, लोग केवल 1 घंटे समय दे दें जी, केवल इतना काम कर लें, घर बैठे बैठे 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें जी, और उस पे जो सही बात है उसको उस पे डालना, शेयर करना कर लें जी। राष्ट्रहित के लिए इतना काम करें जी। केवल 4 से 5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें, अच्छी अच्छी बातों को डालें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत के सभी राष्ट्रवादी, सभी राष्ट्रहित के जो चिंतक हैं वो 4000 से ज्यादा फेसबुक बना लेंगे, 5000 बना लेंगे, अपने आप ही 400 पार हो जाएगा। वाह। अब एक सवाल बिल्कुल वो में है कि अरविंद केजरीवाल की झूठ पर चर्चा होते होते बात यहाँ तक पहुंची। आप केजरीवाल के मतलब करीब आपने काम किया, बल्कि आपने अन्ना के साथ काम किया है और केजरीवाल भी थे। तो एक सवाल बनता है कि अभी भ्रष्टाचार के मामले में वो इतना लिप्त हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बात आ गई, अब ईडी के बार बार समन आते हैं, अभी 8वां समन भी आया
और वो मतलब बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाना। तो क्या लगता है, मतलब आपने पूरा वो सिलसिला देखा है, दौर देखा है, क्या वो वाकई वैसे ही थे जैसा आज दिख रहा है? देखिए, जब आंदोलन चल रहा था जी, तो ये हुआ था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी। अब वो भ्रष्टाचार कितना खत्म कर रहे हैं सबके सामने है। अगर केजरीवाल को लगता है कि वो खुद ईमानदार हैं, जी, मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, जी, संजय सिंह ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं, जी, हालांकि ईमानदार होते तो उनको जमानत मिल गई होती, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिली, ना हाई कोर्ट से मिली, ना सुप्रीम कोर्ट, सब जमानत। बिल्कुल। फिर भी अगर केजरीवाल को लगता है ईमानदार है, उनको एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालना चाहिए, साहब हम चारों लोग ईमानदार हैं, एक काम करो हमारा नार्को टेस्ट कर लो, पॉलीग्राफ कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो। और चूंकि केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं तो कोर्ट में ये भी कह दें कि हमारा जो टेस्ट हो इसको लाइव किया जाए, पूरा देश के सब चैनल इसको दिखाएं कि हमसे सवाल जो पूछा जा रहा है मैं उसका जवाब क्या दे रहा हूँ जी। वो तो नहीं कर रहे हैं जी। केजरीवाल ने कितना बड़ा पाखंड किया है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले कहते थे सीबीआई ईडी दे दो, हम ये खत्म करेंगे, अब सीबीआई ईडी के बुलाने पे नहीं आ रहे जी। पहले कहते थे हम दिल्ली में जितने बेनामी फार्म हाउस है, बेनामी कोठियां, सबको पकड़ेंगे जी। मैंने 2018 में एक पीआईएल फाइल किया कोर्ट में कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो। प्रॉपर्टी आधार से लिंक करते ही सारी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी। तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो, केजरीवाल सरकार की विरोध करे। इसका मतलब केजरीवाल के मंत्रियों के पास, सांसदों के पास, विधायकों के पास बड़ी बेनामी प्रॉपर्टी है जी। केजरीवाल दिल्ली में कोर्ट नहीं बनने दे रहे हैं। पहले कहते थे हम इतना कोर्ट बना देंगे कि दिल्ली में सबका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब वो कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं कोर्ट बनने के। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांसदों विधायकों का मैटर तो एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया, लेकिन सांसदों विधायकों की पत्नियों का, उनकी साली का, उनके साले का, उनके मौसा का, उनके चाचा वाला मैटर भी नॉर्मल कोर्ट में चल रहा है। वो जाने के लिए अगर फास्टैग कोर्ट बन जाएगी, दिल्ली में कोर्ट की संख्या बढ़ जाएगी, तो अभी तो आपको ये सांसद, इनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं ना, बाद में मंत्री की साली भी पकड़ी जाएगी, मंत्री के साले भी पकड़े जाएंगे, मंत्री के चाचा भी पकड़े जाएंगे, मंत्री के मौसा भी पकड़े जाएंगे। इसलिए कोर्ट नहीं बनने दे रहे। ये बहुत बड़ा पाखंड है, जनता ने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं है, सोचा नहीं है कि आखिर दिल्ली में स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बन रही है। दिल्ली में कहते हैं हम तो मोहल्ला सभा बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? कोर्ट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार पकड़ा जाएगा, ये इनका पाखंड है। तो इसका मतलब ये हुआ अश्विनी जी कि केजरीवाल के दो चेहरे तो साफ साफ दिखते हैं। एक उस समय का जब आंदोलन में आप साथ थे, बड़ी बड़ी बातें, मैंने तो पूरा रिसर्च किया है, मतलब मैं तो एकदम डिक्शनरी बना रखा हूं उनका, इसलिए लोग भी जानते हैं कि, बट आज जो चेहरा दिख रहा है एकदम उल्टा है, मतलब कल्पना से भी परे। तो कभी आपको महसूस हुआ कि ये ऐसा ही है, मतलब इतना पाखंड भरा है इनके जीवन में? नहीं जी, ये तो पहचानने में भूल हो गई। मैं भी रामलीला मैदान गया हूँ रात के 12 बजे, हम भी नहीं पकड़ पाए। हम लोगों ने भी सब अपना जो है कितने हजारों घंटे हमने अपने लगाए हैं, लेकिन हमने भी कभी एहसास नहीं किया ये आदमी इतना बदल जाएगा और देश के प्रति जो है मतलब इतना निगेटिव हो जाएगा, और मतलब अराजकता इस हद तक जाएगा, और सुबह से लेकर शाम तक 10-10 झूठ बोलेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं। तो फिर जैसे दिल्ली में 2-2 बार विधानसभा चुनाव हुए, 3 बार, बल्कि 2 बार प्रचंड बहुमत, लोकसभा में तो हार जाते हैं, तो क्या ये केजरीवाल की जीत है या लोग दरअसल वो भ्रमित कर रहा है लोगों को? नहीं, देखिए पिछले 3 बार से जब जब वो जीत रहे हैं केजरीवाल, सरकार बन रही है जी, तब तब बीजेपी की वोट भी बढ़ रही है। बीजेपी की वोट एक भी बार कम नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। वो कांग्रेस की सारी वोट उधर शिफ्ट होती चली जा रही है। 15 विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में, दिल्ली में 70 विधानसभा से 15 विधानसभा में मुस्लिम्स बड़ी संख्या में हैं, उनका पूरा एक तरफा वोट मिल रहा है। झुग्गियों का बहुत बड़ा वोट मिल रहा है। लगभग दिल्ली में 8 से 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया है। नरेला, बवाना, पूरा बॉर्डर वाला एरिया, उनका पूरा वोट उनको मिल रहा है। उनको लगता है कि बीजेपी आएगी तो क्या पता हमको निकाल दिया जाए, केजरीवाल की सरकार चलती रहेगी तो घुसपैठियों को पूरा संरक्षण देता है। केजरीवाल ने कोरोना के काल में बहुत बड़ा मतलब कांड किया कि उन्होंने, कोविड चल रहा था तो जितने भारत यहाँ दिल्ली में घुसपैठिए थे सबका राशन कार्ड बना दिया, आधार बना दिया, आधार राशन बन गया, उसके सारे उन्होंने अपना वोटर आईडी बनवा लिया, तो सब परमानेंट। तो जो सिचुएशन घुसपैठियों ने बंगाल में कर रखी है, आने वाले वो सिचुएशन दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ममता बनर्जी वहाँ पे बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ऐसे दिल्ली में केजरीवाल भी बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
इसका मतलब है आपके लिए चुनौतियां और बड़ी हैं आने वाले दिनों में। निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे तो बहुत आनंद आया और अश्विनी जी ने इतनी सारी बातें बताई, मतलब वाकई 400 सीटों के राज से लेकर के कानूनी पेचीदगियों को, तो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, अश्विनी जी से सीधे संवाद कीजिए कमेंट के ज़रिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। धन्यवाद।